नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज 25 अप्रैल 2016 को। पहले अपने कुछ अपडेट्स के साथ। अपडेट सबसे पहला जो हमारा अपने अपॉइंटमेंट्स के बारे में है। फिंचली मंडे को भी आज फिंचली में ही था, कल ट्यूसडे भी इंशाल्लाह फिंचली में है, वेंसडे को दिस वीक इंशाल्लाह मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात होगी एंड देन थर्सडे अगेन फिंचली ऑफिस में, हेड ऑफिस में लोगों से मुलाकात होगी। सो अगर आप मिलना चाहते हैं वहाँ हमें बात कर सकते हैं। मैंने आज का टारगेट रखा था, सुबह आज एक साहब ने मुझे टेक्स्ट किया था, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। उन्होंने कहा था कि जी पीडी के बारे में कुछ बात करें, जो नया केस आया है। सो मैं कहा चलो आज फिर हम उसके बारे में बात करते हैं और उसको फिर आगे लेके चलते हैं। पीडी एंड अदर्स एक नया केस है अपर ट्राइब्यूनल का। इसका जो पूरा जो साइटेशन बनती है पीडी एंड अदर्स आर्टिकल 8 कंजॉइंट फैमिली क्लेम्स श्रीलंका 2016 यूके अपर ट्राइब्यूनल 108 IAC। इस केस का जो रेलेवेंस है या इसकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है, इससे पहले कि मैं इस केस में जाऊं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बयान कर देता हूं आपके सामने। बैकग्राउंड इसका बनता है 7 ईयर पॉलिसी के ऊपर। 7 ईयर पॉलिसी क्या है? जहां पे बच्चे आपके साथ रहते हैं, बच्चों को यहां पे रहते हुए 7 साल से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है, उनके लिए ये चीज ज्यादा रेलेवेंट होती है। जहां पे बच्चों के 7 साल गुजर चुके हों उनको किस तरह से देखा जाता है, किस तरह देखा जाना चाहिए और कौन से केसेस इसमें इन्वॉल्व हैं, आज उन सब के ऊपर मैं बात आपके साथ कर सकता हूं। आज की बातें मेरी शायद कुछ ज़्यादा टेक्निकल बातें हो जाएं, लेकिन मैंने सोचा था कि आज मैं कुछ ना कुछ मेंशन ज़रूर करता रहूँगा, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से केसेस हैं और उनके अंदर हम आगे से उनके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। अजीमी मोयद एक केस है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जो 7 ईयर पॉलिसी में और बच्चों के लिए हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं। ZH तांजानिया एक केस है वो आता है। EV फिलीपींस एक और केस है जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और अब उन सब की लाइन में चलते चलते ये जो PD श्रीलंका है ये एक बहुत अच्छा केस है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट केस है, बिकॉज इसके अंदर जो पॉइंट्स उठाए गए हैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से, जो कि एक ख़ास अहमियत रखता है। अगर आप वैसे देखिए इसका हेड नोट क्या कहता है तो इसके हेड नोट से कुछ खास पता नहीं चलता, क्योंकि हेड नोट केस का सिर्फ इतना कहता है कि आप जब सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हैं तो जो जो फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हैं आप उन सबको देख के उसके ऊपर फैसला करें। मैं आपको इसका जो एक समरी है, वो एक खुलासा है, वो पेश कर देता हूँ। इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वो सिर्फ ये है कि बच्चों को जब कंसिडर किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की ज़िंदगी को देखते हुए बच्चों को सज़ा ना दी जाए। बच्चों की ज़िंदगी को उनके ऑन देयर ओन उनके केसेस को देखा जाना चाहिए। अब क्या ट्रेंड चलता आ रहा है, जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को ये बताता हूँ, मैं यहाँ पे भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो कोर्ट्स का ट्रेंड इस वक्त चलता आ रहा है और जो होम ऑफिस का ट्रेंड चलता आ रहा है वो हर बच्चे के केस को उठा के एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं कि जी बच्चे ने तो माँ बाप के साथ जाना है। अजीमी मोयद कहता है कि जी बच्चों की बेस्ट इंटरेस्ट माँ बाप के साथ जाने में है, सो जहाँ कहीं माँ बाप जा रहे हैं बच्चे उनके साथ चले जाएंगे, सो बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट उसी में है। हमने सेक्शन 55 की भी ड्यूटी अपनी डिस्चार्ज कर दी और इसीलिए यही वाला पॉइंट आगे चलता रहेगा। इसके ऊपर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो दूसरे केसेस आए। EV फिलीपींस क्या कहता है, उसके अंदर ये कहा जाता है कि जी बच्चों के जो सारी लाइफ है वो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ पे बच्चों ने पहले 3-4 साल कहीं और गुजारे और फिर वो यहाँ पर आते हैं और फिर 7 साल यहाँ गुजारते हैं, वो 7 साल ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये भी पॉइंट ठीक है, लेकिन जहाँ पे एक कन्फ्यूजन था वो ये था कि क्या बच्चों के साथ उनके माँ बाप का स्टेटस बनता है या नहीं बनता। अब जो लोग हम प्रैक्टिस में हैं हमें मालूम है कि अगर बच्चों के केस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो माँ बाप को साथ ही स्टेटस दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई केस लॉ क्लियर नहीं था जब तक PD नहीं आया। अब PD एंड अदर्स के अंदर ये उन्होंने पॉइंट क्लियर किया है कि अगर बच्चों को स्टेटस मिलता है तो माँ बाप को उनके साथ स्टेटस दिया जाना चाहिए। एक तो ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप बच्चों की लाइफ को देख रहे हैं, अगर बच्चों ने 7 साल यहां पे गुजार लिए हैं तो बाय इटसेल्फ वो 7 साल ही काफी होने चाहिए। अब इसके ऊपर ये एक अथॉरिटेटिव डिसीजन नहीं है जिसको होम ऑफिस ने फौरन एक्सेप्ट करना शुरू कर देना है। सो मेरे नजदीक इसके अंदर जो पॉइंट बनेगा वो ये कि होम ऑफिस ने कहना कि जी हाँ ठीक है PD एंड अदर्स आया, उसके अंदर उन्होंने ये चीज कह दी कि बच्चों के 7 साल को देखा जाना चाहिए, लेकिन जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उनके अंदर अभी भी वो रीजनेबलनेस वाला पॉइंट है। 3 रिक्वायरमेंट्स हैं
इमिग्रेशन रूल्स के अंदर पैराग्राफ 276 ADE 4 के अंदर, उसमें ये कहा जाता है नंबर 1 कि बच्चे को यहाँ पे रहते हुए 18 साल से ज़्यादा हो गए, सॉरी वो 18 साल से कम उम्र का है और उसको यहाँ रहते हुए 7 साल से ज़्यादा हो गए। तीसरा पॉइंट जो उसके अंदर है वो ये कि इट इज़ ऑल्सो अनरीजनेबल कि उस बच्चे को यूके से निकाला जाए। ये अनरीजनेबल वाला पॉइंट ऐसा है कि उसके ऊपर अक्सर होम ऑफिस आपको रिफ्यूज करता है और ये कहता है कि जी बच्चे के लिए तो रीजनेबल है कि जहां माँ बाप जा रहे हैं उसके साथ जाए। पीडी एंड अदर्स के अंदर ये चीज पहली दफा कही जा रही है कि ये जो चीज आप कर रहे हैं कि माँ बाप के साथ आप एक बंडल बना देते हैं या वो माँ बाप के साथ एक अटैचमेंट के तौर पर बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, वो चीज गलत है। सो अब ये केस लेके आप इसकी बेस पे आर्ग्यू कर सकते हैं आगे कि इस पॉइंट पे हमने आगे चलना है कि पीडी एंड अदर्स के अंदर जो चीज क्लैरिफाई की गई है वो ये कि बच्चों को सिर्फ उनकी जिंदगी के मुताबिक देखा जाए। अब उसमें आप 7 साल का जो अरसा है उसको देखते हैं, ये 7 साल कहां से आया? 7 साल आया DP 5 of 96 से। उसमें क्या था, वो ये चलता आ रहा था सालों साल से कि जहां बच्चों को 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसकी बेस पे यहां पे बच्चों को स्टेटस मिलना चाहिए। DP 5 of 96 को ख़त्म कर दिया गया इन 2008। उसके बाद इमिग्रेशन रूल्स के अंदर उन्होंने कुछ अरसा हम आर्टिकल 8 के ऊपर इस चीज़ को लड़ते रहे, फिर 2012 में जब इमिग्रेशन रूल्स आए उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को डाल दिया कि जी 7 साल वाली चीज़ है। 2012 जुलाई में उन्होंने ये रूल बनाया कि अगर बच्चा 18 साल से कम है और उसको यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो गए तो उनको स्टेटस दे दो। सिर्फ ये 2 रिक्वायरमेंट्स थी। फिर उसी साल दिसंबर 2012 में होम ऑफिस ने अपने रूल्स में चेंज एक पैदा कर दी जिसमें उन्होंने अनरीजनेबल का वर्ड भी डाल दिया। अब वो अनरीजनेबल वाला जो वर्ड था उसके बाद से वो उस वर्ड के ऊपर रिफ्यूज करते आ रहे हैं और चलाते ही जा रहे हैं। और अब जो मामला, बहुत मैं शुक्र करता हूं कि ये पीडी एंड अदर्स आ गया क्योंकि मामला बड़ा गलत तरफ जा रहा था। अब जो रिसेंटली कोर्ट्स के डिसीजंस आ रहे थे उसमें अक्सर जजेस बिल्कुल होम ऑफिस की लाइन लेके उसी तरफ चल रहे थे कि हां अगर बच्चे माँ बाप के साथ जा रहे हैं तो बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट हो उसी में। दैट इज रॉन्ग। आप उस तरह से फैसला नहीं कर सकते। एक बच्चा अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजार रहा है, एक बाप अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजार रहा है, एक मां अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजार रही है। आपने जब उनकी लाइफ्स को, उनके ह्यूमन राइट्स को देखना है तो उन सारों की लाइफ्स को, उन सारों के पॉइंट्स को अलहदा अलहदा देख के फिर फैसला करना है कि किसका स्टेटस बनना चाहिए किसका नहीं। और अगर आपको नजर आता है कि पूरा फैमिली यूनिट इकट्ठा है, एक जैसा है, इकट्ठा चल रहा है, तो आप उनको अलहदा अलहदा नहीं कर सकते। अगर एक को स्टेटस देते हैं तो बाकी डिपेंडेंट्स को भी उसके साथ स्टेटस देना चाहिए। सो पीडी एंड अदर्स एक इंपॉर्टेंट केस इसलिए बन गया है कि बहुत एक लाइन जो चलती आ रही थी जो बच्चों के और उनके क्लेमेंट पेरेंट्स के खिलाफ चलती जा रही थी, पीडी एंड अदर्स ने उसमें एक लाइन लगा दी है, एक ब्रेक डाल दी है। अब इसको आगे कहीं चैलेंज किया जाता है, क्या इसके अंदर कुछ और होगा, इसमें कोई और डेवलपमेंट होगी, होम ऑफिस के अपने इमिग्रेशन रूल्स में कोई रद्दोबदल कर देगा, बिकॉज वो ऐसा कर सकते हैं। इस वक्त जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट जो टेरेसा मे चाहे उसको अप्रूव कर सकती है। टेरेसा मे का काम क्या है? इमिग्रेशन पॉलिसी बनाना, इमिग्रेशन रूल्स के अंदर चेंजेस करना। सो वो जो भी चेंजेस लेकर आना चाहें वो पार्लियामेंट से अप्रूव करवा सकते हैं। सो अगर पीडी एंड अदर्स आ गया जो ये कहता है कि जी 7 साल की बेस पे बच्चों को स्टेटस दे दिया जाए, तो कल को इमिग्रेशन रूल्स में ये चीज आ सकती है कि जी हमने 7 साल को बढ़ा के 10 साल कर दिया। अगर ऐसा कर दिया उन्होंने तो क्या होगा? फिर कानून को उसके मुताबिक डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीम। पार्लियामेंट ने एक चीज को अग्री कर लिया। सो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि पार्लियामेंट इसमें अभी और कोई रद्दोबदल नहीं करेगी। कम से कम कुछ आगे जो महीने चल रहे हैं, अगर आपका केस कोर्ट में लगा हुआ है, आपकी हेयरिंग आ रही है, तो मेरा ख्याल है पीडी एंड अदर्स आपको अभी इमीडिएटली फायदा दे सकता है, बिकॉज अभी ये नया नया केस आया है। इसके ऊपर जब आप इमिग्रेशन जजेस के सामने जाके इस चीज़ को बयान करते हैं और अगर अच्छी तरह से बयान कर सकते हैं तो जजेस इसको एक्सेप्ट करेंगे। अनलेस क्या होता है, जिस तरह हम हमेशा देखते आए हैं, एक चीज चलते चलते आहिस्ता 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 उसके अंदर एक चेंज आनी शुरू होती है, जहाँ पे होम ऑफिस की तरफ से चेंजेस आ रही हैं, जहाँ पे जजेस की तरफ से चेंजेस आ रही हैं, और फिर वो एक चीज़ मुश्किल से मुश्किल की तरफ चलती जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का सारा जोर इसी तरफ है कि इनको रोका जाए और इनको स्टेटस ना दिया जाए। सो अब ये चीज़ जो एक आई है, ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा केस है। इसके ऊपर हम आर्ग्यू कर सकते हैं, इसके ऊपर हम फाइट कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम आगे लेके भी चल सकते हैं और इंशाल्लाह आगे लेके चलते रहेंगे जैसे जैसे केसेस चलते रहेंगे। ऑलराइट जी, मेरा ख्याल है आज इसके ऊपर काफ़ी अब बात होगी। अब अपनी फ़ोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
बुहारी साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है अपनी वाइफ की सिटीजनशिप के मुतालिक, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पहले बताना चाहता हूँ। जी। दरअसल वो आई थी डिपेंडेंट के वीज़े पे आई थी। 6 महीने का उनको वीज़ा मिला था। वो उनके डैड ने किसी यूरोपियन लड़की से शादी की थी, तो वो 6 महीने का वीज़ा इधर लेके आई थी। तो उसके बाद जब वो एक्सटेंड करवाने लगे तो कुछ प्रॉब्लम्स बने। वो मैरिज की क्रेडिबिलिटी पे कुछ वो हुआ, तो बहरहाल उन्होंने वो रिफ्यूज़ किया, तो इन्होंने वो अपील नहीं की। तो अच्छा। उसके बाद फिर मैंने अपनी वाइफ से यहाँ पे जो है वो शादी कर ली। तो मैं यहाँ पे रिफ्यूजी था, तो उनकी मैंने असाइलम की एप्लीकेशन डाली, तो वो यूके वालों ने रिफ्यूज़ नहीं की, वो स्ट्रेट अवे उन्होंने उनको दे दिया। अच्छा। तो ये उनको 2013 में मिला था। तो और वो आई कब थी मैं यहाँ थोड़ा पे सा जी? क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि उनको 5 साल का मिला था। तो मैं ज़रा जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि जब उनको इंडेफिनेट लीव मिलेगी तो क्या उनको 10 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे अपने यहाँ पे, या इंडेफिनेट के 1 साल बाद वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं? ओके। ये उन्होंने वो उनकी एंट्री यहाँ पे कब हुई थी, मुझे बस ये बता दीजिए। जी, उनकी एंट्री इधर 2012 में हुई थी, और जो उनको असाइलम मिला था वो 2013 में मिला, नहीं, असाइलम एंड में तो में। आपके डिपेंडेंट के तौर पे मिला ना उनको। सो उसमें कहीं पे बीच में कोई गैप आया उनका कि थ्रू आउट वो चलती रही उस तरह से, लीगल स्टेटस पे चलती रही कि कोई गैप आया था बीच में, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। जी, हुआ इस तरह से था कि वो जैसे 6 महीने का इधर वीज़ा लेके आए, तो उन्होंने एक्सटेंशन के लिए जब अप्लाई किया जी। तो एक्सटेंशन नहीं मिली, तो होम ऑफिस वालों ने कहा कि या तो आप अपील करें या वापस जाएं। जी, तो उन्होंने तो अपील इनके नहीं की, साथ के जो वापस भी नहीं बहन गई। भाई थे वो वापस चले गए, ये इधर ही रह गई। तो इन्होंने फिर असाइलम के लिए अप्लाई किया। वो उनको दरअसल मेरी वजह से नहीं मिला, इनके कुछ अपने हालात भी ऐसे हो गए थे। अच्छा। तो इनको असाइलम जो है वो मिला है 5 साल का, फिर चले मैं आपको 2013 के जवाब एंड देता हूँ में। जी। अब आप खैर अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है, मैं ब्रेक से वापस आके आपको जवाब देता हूँ। थोड़ी सी देर में दोबारा मिलते हैं।